चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग बोर साहब का एटॉमिक मॉडल पढ़े थे और उस मॉडल में हमने अलग अलग चीजें कैलकुलेट की थी। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग आर। आर का फॉर्मूला कितना आया था आपका? कौन बताएगा? आर का फॉर्मूला कितना आया था? एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। फिर हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट। ये कितना आया था? जेड ई स्क्वायर बाई टू इंटू एच एप्सिलॉन नॉट इंटू एन आया था। काइनेटिक एनर्जी का आपका कितना फॉर्मूला आया था? ये आया था आपका एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसके अलावा दो और फॉर्मूले आए थे आपके। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका? -2 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी होता है आपका +2 होता है। ये पांचों फॉर्मूलों का डेरिवेशन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या पढ़ेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब इसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कौन बताएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पढ़ाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमने प्रॉपर एक डिफिनेशन भी लिखवाया था। कौन बताएगा? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने पढ़ा है, बताइए, प्रकाश डालिए स्पेक्ट्रम पर। प्रकाश से ही रिलेटेड कुछ आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्या होता है स्पेक्ट्रम? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? वो तो डिस्पर्सन होता है ना, लाइट वेव्स का। लाइट जब आप प्रिज्म से पास कराते हैं तो उनका 7 रंगों में विभाजित हो जाना, वो तो आपका डिस्पर्सन होता है। हमने पूछा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिस्पर्सन से ही रिलेटेड टॉपिक है, बट स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम पहले तो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, फिर पढ़ेंगे आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। पहला होगा आपका टॉपिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल लीजिए स्पेक्ट्रम। तो आपने पढ़ा था कि सर अगर आपके पास सपोज करिए एक प्रिज्म है, अगर आपके पास एक प्रिज्म है और आप इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो क्या होता है? ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रंगों में विभाजित होकर के आपको मिलता है। और इस विभाजन की जो प्रक्रिया है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसको हम लोग कहते थे डिस्पर्शन होता है। सर हमारा सवाल था स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो ये हाँ, जहाँ पे लाइट ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब ये जहाँ ये जो आपका स्क्रीन है, ये इसको स्क्रीन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हाँ, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अरे भाई साहब, हम बोले थे ना आज आपका फिर से, अरे अटेंडेंस फिर से हो गया फुल। भाई क्या बात है, आ जाइए बैठिए। फिर से फुल अटेंडेंस में हम लोग चल रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, थोड़ा बहुत शब्दों का बस गलती है, बाकी आप समझ वही रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? ये जो आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स है ना, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये आपका हो गया क्लास 10th वाला डेफिनेशन। बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। अभी 12th में आप इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को आप बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the arrangement of electromagnetic waves in the order of its increasing wavelength or decreasing energy is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये आपने डिफिनेशन पढ़ा था क्लास 10th में, ये आपका डिफिनेशन होता है क्लास 12th में। मतलब स्पेक्ट्रम क्या है? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, जब आप व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, जब इसको आप, क्या हुआ कुछ नहीं सर,
अच्छा ठीक है। नींद आ रहा है क्या? नींद नहीं आ रहा है ना? ठीक। हाँ, तो जब आप व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं, तो आपको पता है कि आपको 7 रंग मिलते हैं। क्या एक बात बताइए, क्या सिर्फ 7 ही रंग मिलते हैं? इसमें जानते हैं, इसमें इनफाइनाइट कलर्स हैं। आप बोल रहे हो विबग्योर, VIBGYOR, आप बोल रहे हो वायलेट मिलता है, इंडिगो मिलता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बट इसमें सिर्फ वायलेट नहीं है भाई, इसका अलग अलग शेड भी है। जैसे डार्क वायलेट, उससे थोड़ा हल्का वायलेट, लाइट वायलेट, फिर आपका क्या आएगा, डार्क इंडिगो, फिर आपका लाइट इंडिगो, फिर डार्क ब्लू, तो ऐसे करके अलग अलग शेड होता है। मतलब आपके इनफाइनाइट कलर्स है। ठीक है, ये जो आपका वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर वाला जो लाइट आपका आता है, इसका जो वेवलेंथ होता है, ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम्स के आसपास, और ये बढ़ते 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 कहां तक जाता है, 7000 एंगस्ट्रॉम्स, जो कि रेड का आपका 7000 एंगस्ट्रॉम्स के आसपास होता है। अब आप इस स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो हर वेवलेंथ का लाइट मौजूद है, हर वेवलेंथ का लाइट मौजूद है। 4000 का है तो 4001 भी होगा, 4002 भी होगा, यहां से लेकर के यहां पर 6999 भी होगा, 4000 से 4001 के बीच में 4000.5 भी होगा। तो हर वेवलेंथ का लाइट यहां से लेकर के यहां तक आपको मिल रहा है, बीच में कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में जिसमें आपको हर वेवलेंथ का लाइट मिले, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लिखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इन विच, स्पेक्ट्रम इन विच, इन स्पेक्ट्रम इन विच वेवलेंथ, wavelength, spectrum in which wavelength of all the radiations, wavelength of all the radiations, wavelength of all the radiations is present, and there is no discontinuity, and there is no discontinuity, there is no discontinuity in wavelengths, in wavelengths, in wavelengths, in wavelengths is called what? Is called a continuous, is called a continuous spectrum। मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आपको सारे वेवलेंथ का लाइट मिल जाए, बीच में कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि 4000 के बाद आपको सीधे मिल रहा है 5000, 5000 के बाद आपको सीधे मिल रहा है 7000, उसमें क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। यहां पर आपको लगातार 4000 से 7000 का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लिखिए यहां तक। क्या आप डिक्रीजिंग एनर्जी बोलिए या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोलिए, क्या बात अलग है? E इज इक्वल टू क्या होता है? H/F। तो अगर एनर्जी घट रही होगी तो फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, फ्रीक्वेंसी कहीं घटने से एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी कहीं बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। यह स्पेक्ट्रम ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे का सर दर्द हो जाता है, सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसलिए अपना सारा सेंसेस खोल खाल करके अभी समझिएगा पूरे टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आ जाए मार्क से कम तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या सूरज? है ना? चाहे सब्जेक्ट समझ में आए ना आए, बट बात करना जरूरी है। नहीं सर, ट्यूशन जाने की क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसको बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो 1 घंटा रुक जाइए, 1 घंटा के बाद उसको बैठा करके काउंसलिंग कीजिएगा, पूरा मोटिवेट कर दीजिएगा कि आज से तुमको ट्यूशन जाना है। चलिए जी, तो आपने बोला कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें radiations of all wavelengths, radiations of all wavelengths are present, are present। मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आपको कोई सा भी लाइट मिसिंग नहीं मिलेगा। यहां पे, यहां से लेके यहां तक सारे वेवलेंथ का आपको लाइट मिल रहा है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सर क्या हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही देखने को मिलता है क्या हम जब भी स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे तो मेरे को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, जहां कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हेडिंग डालिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालिए एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक
स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर आपने लिया, ऐसा एक सिलिंड्रिकल कंटेनर आपने लिया, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को यहां पर डाल दिया, कुछ आपने गैस मॉलिक्यूल्स को यहां पर डाल दिया। जब आप इसको हीट करेंगे ना, जब आप इसको हीट करेंगे, कैसे हीट करेंगे? हीट करेंगे हीटेड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। आप क्या करें, आपने एक कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को रखा, उसके बाद उनको आपने हीट किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके। तो देखने को मिला ना यार कि यार हीट करने पे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइट रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, या फिर लाइट रेडिएशंस नहीं भी तो कुछ वेव्स यहां पर ये एमिट कर रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है विजिबल रीजन में हो सकता है विजिबल रीजन में ना हो। तो यहां से रेडिएशंस एमिट किए, उसके बाद इन रेडिएशंस को जब आपने प्रिज्म से पास कराया, जैसे हम पिछले केस में पास करा रहे थे, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा रहे थे तो हमको 7 रंग मिल रहे थे, सारे वेवलेंथ्स के लाइट आपको देखने को मिल रहे थे। बट यहां पर जो लाइट इस एटम से निकले, यहां गैस मॉलिक्यूल से जो लाइट निकला इनको हीट करने पर, जब आपने इनको प्रिज्म से पास कराया तो देखने को मिला कि जो आपको लाइट रेडिएशंस यहां बाहर आए, जो वेव्स, जो रेडिएशन यहां से प्रिज्म से डिस्पर्स करके बाहर आए, उनमें से जो कुछ का वेवलेंथ था आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहे थे। 4000 के बाद सीधे आपको मिला 4500 एंगस्ट्रॉम वाला। बीच के जो सारे वेवलेंथ्स थे वो गायब थे। पिछले केस में क्या था, 4000 से लेके 7000 तक सारे वेवलेंथ्स आपको मिल रहे थे, बट इस केस में जो आपको वेवलेंथ्स मिल रहे थे वो कंटिन्यूअस नहीं मिल रहे थे। 4000 वाला मिला, फिर 4500 वाला मिला, ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि इधर आप मान लीजिए पहले आपको 7 रंग मिल रहे थे, इस बार क्या मिलेगा? वॉयलेट मिला, वॉयलेट के बाद इंडिगो नहीं मिला, आपको क्या मिला? ब्लू मिला, ब्लू के बाद आपको ग्रीन नहीं मिला, सीधे आपको ऑरेंज मिला। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जहां पर रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्सेंट, यहां पर क्या हो रहा है? कुछ रेडिएशंस एब्सेंट है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम यहां पर क्या हो रहा है? रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स इज एब्सेंट। मतलब यहां पर कुछ वेवलेंथ्स है ही नहीं, कहां गए? इसी के बारे में हम इन लोग को स्टडी करना है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम in which certain specific wavelengths are present only, or which is discontinuous is called what? Is called a discrete or line spectrum। मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जहां आपको कुछ ही वेवलेंथ्स के लाइट रेडिएशंस देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लिखिए, हो गया? अच्छा जी, स्पेक्ट्रम के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। जैसे इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लगभग 8 बिलियन लोग हैं, बट किसी एक का दूसरे के साथ फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट क्या है? अलग अलग है। उसी प्रकार से जितने एटम्स हैं सबका स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक एटम जो स्पेक्ट्रम रिलीज कर रहा है दूसरा एटम भी वही स्पेक्ट्रम रिलीज कर दे। हर एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, वो हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग होता है। तो यहां नोट डाल करके लिखिए कि स्पेक्ट्रम रिलीज्ड बाय एवरी एटम is unique to itself, which belongs to it only, मतलब हर एटम का स्पेक्ट्रम दूसरे एटम से अलग होता है और उसका खुद का पहचान पत्र की तरह भी काम करता है। जैसे मुझे अगर पहचानना हो कि भाई श्रीकांत कौन है,
तो हम उसके फिंगरप्रिंट से पहचान सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे को पहचानना हो कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है, तो उसके स्पेक्ट्रम से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एटम का नहीं हो सकता। लिखिए, मिटा दिया जाए। चलिए अब एक बात समझिए, यहां पर हमको दो चीजें समझनी है। पहला क्या, पहला ये समझना है कि सर जब हम इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हैं तो ये लाइट रेडिएशंस क्यों इमिट कर रहे हैं। पहला सवाल ये, हीट करने पर ये रेडिएशंस क्यों इमिट कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जो रेडिएशंस इमिट कर भी रहे हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ गायब क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। दो बातें समझनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, हीट करने पे क्यों रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, और जो रेडिएशंस वो इमिट हो रही हैं उनमें से सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस गायब क्यों हैं। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, फिर समझाएंगे। पूरा स्पीड में लिखना पड़ेगा ना सर। 3 घंटा है आपके पास समय, 3 घंटा है, सवा 3 घंटा, सवा 3 घंटा। हम तो सवा 3 घंटा पढ़े हैं, जिसमें 15 मिनट शायद आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। देखो भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, अगर आपने तैयारी करके आप गए हैं, अगर आपसे सवाल बन रहा है तो आपके लिए वो 3 घंटा काफी होगा। हो सकता है आप 2.5 घंटे बना के बैठ जाएंगे, बट अगर आप पढ़ के ही नहीं गए हैं या फिर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपसे बन ही नहीं रहा है तो 3 घंटा भी काफी नहीं होगा। समझ रहे हो, काफी नहीं होगा। आप दूसरी बात की, अगर देखो, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो एग्जाम हॉल से निकलते समय आपको कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ भाई, पढ़े ही नहीं थे तो क्या दिक्कत है, यही नंबर आना था, यही हाल होना था। अगर पढ़ के गए थे, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए थे, और अगर आप अच्छा एग्जाम नहीं देते हैं ना, तब बुरा लगता है यार, यार अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। खैर, अभी कितना नंबर आएगा वो डिपेंड करता है कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी कितना पढ़ रहे हैं। अगर अभी पढ़ रहे होंगे तो अच्छा नंबर आएगा, अभी नहीं पढ़ रहे होंगे तो देखो, आपको एक चीज बता देते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, या जिस दिन एग्जाम होता है, असली टेस्ट उस दिन नहीं होता है। एग्जाम वाले दिन तो बस टेस्ट का पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था। असली टेस्ट ये है आपका कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि कॉम्पिटिटर नहीं पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटर आपका कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं ना। तो आपका असली टेस्ट अभी है, अभी जो आप लोग कर रहे हैं, जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था बोर साहब का एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला आया था टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना होता है, -13.6 Z² n², और ये होता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कल हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था। और अगर आप हाइड्रोजन एटम ले लें, मान लीजिए फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम को स्टडी करें तो इसके लिए इन हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1। हाइड्रोजन के एटम में जो पहला एनर्जी लेवल होगा, जो आपका पहला ऑर्बिट होगा, n बराबर जब 1 होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6। Z का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो, अगर आपका हाइड्रोजन का एटम है तो इसका जो पहला ऑर्बिट होगा, इस पहले ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब आप दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, जब आप n = 2 रखेंगे, जब आप n = 2 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 × 1²/2²। ये कितना आता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये है इलेक्ट्रॉन की दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी। जब आपको तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी होगी, n = 3 पुट करिए, कितना आएगा, E3 = -13.6 × 1²/3²। ये कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकालेंगे, n = 4 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, E4 = -13.6 × 1²/4²। ये हो जाता है आपका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरह से आपका E5 है, E5 कितना हो जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E6 कितना हो जाएगा, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और E7 कितना हो जाएगा, -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
तो आप नोटिस करिएगा कि हर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में जितने भी आपके ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल अलग अलग है। पहले ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी है -13.6, और जैसे ही आप पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, आगे वाले ऑर्बिट्स में जा रहे हैं, एनर्जी लेवल क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। आया बात समझ में? लिखिए यहां तक पहले। सर वो ऊपर जो आप लिखे हैं जेड स्क्वायर, हाँ, उसका वैल्यू वन कैसे होगा? Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो हमने Z का वैल्यू क्या, ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हमने Z का वैल्यू क्या लिया? 1। लिखिए यहां तक। सुनिए, क्लास के बाद, ये डिस्कशन क्लास के बाद, इधर आइए, सामने आइए इधर भी। तो आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन का एक एटम बनाया, और इस हाइड्रोजन एटम में जितने ऑर्बिट्स हैं, सारे ऑर्बिट्स की आपने एनर्जी भी निकाल ली। आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑर्बिट्स की एनर्जी है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -13.5 नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। और आपकी जो एनर्जी है वो भी डिस्क्रीट है, वो भी आपकी डिसकंटिन्यूअस है। पहला चीज समझ में आया। अब बात करते हैं, उस सवाल पे आते हैं कि सर, जब आपने गैस मॉलिक्यूल्स को हीट किया था तो रेडिएशंस क्यों इमिट हुई थी? पहला सवाल ये था। इस पर आते हैं। भाई देखो, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन का गैस था, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे थे। तो जब आप हीट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? इसके सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में है। जब आप हीट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चला जाता है। आई रिपीट, जब आप हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। बट जैसे ही वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, वहां पर वो स्टेबल नहीं रह पाता। हर एलिमेंट, हर एटम, दुनिया का हर चीज चाहता है कि वो स्टेबल रहे, और स्टेबल वो तभी रहेगा जब उसकी एनर्जी कम होगी। बट जैसे ही वो हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो अब वो अनस्टेबल है, तो वो क्या चाहेगा कि तुरंत से फिर से अनस्टेबल बन जाए। तो फिर से स्टेबल कब बनेगा? जब वापस हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। और वापस आने के लिए जरूरी है कि उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी वो कहीं बाहर निकाल करके आए। तो वही करता है कि जब वहां से हायर एनर्जी ऑर्बिट से वापस जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो उस एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट कर देता है। आया बात समझ में? तो लगता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एग्जैक्टली, ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली प्रेजेंट था, तो आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा थी, वहां पर वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। फिर क्या करेगा? एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जो ज्यादा एनर्जी उसके पास आ गई थी, उसी ज्यादा एनर्जी को वो रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट कर करके आता है। तो ये हुआ आपका पहला सवाल का जवाब कि सर, जब हम एटम्स को हीट कर रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं, तो रेडिएशंस क्यों इमिट हो रहा है? इसलिए इमिट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, बट उसको वहां पर स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो क्या करेगा? वो फिर से वापस अपने घर में आएगा और उन रेडिएशंस को इमिट करके आएगा जो उसने पहले एब्जॉर्ब किए थे। ऐसा मान लीजिए कि आप घर में भी रह रहे हैं, मम्मी पापा के गार्जियनशिप में रह रहे हैं, मम्मी पापा आपको डिसिप्लिन में रखते हैं, आप हैं कि आप उड़ना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, तो आप क्या किए? कुछ पैसे, कहीं से पैसे आपने जुगाड़े, पैसे जुगाड़ करके आप क्या किए? घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आप जब निकले घूमने फिरने के लिए, तब आपको असली दुनिया पता चली। आपको लगा कि नहीं भाई, इससे अच्छा तो अपना घर था। तो आप क्या करेंगे? सारा पैसा जो आप लेकर के गए थे, उसी पैसे को खर्च करके बाहर फिर से आप अपने वापस में अपने घर में चले आएंगे। वही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। यहां पर था, इसकी एनर्जी कम थी, भाई स्टेबल था, इसको एनर्जी मिली, इसको लालच आ गया। लालच आया तो इसने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वहां पर स्टेबल नहीं रह पाया, तो फिर से वापस इसमें आना चाहेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली थी वो रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट करके आएगा। आया समझ में? इन्हीं सारी बातों को लिखिए अपने नोट्स कॉपी में। पहला लिखिए, when heated the electrons absorb energy. The electrons absorb energy and jump to an orbit of higher energy
हायर एनर्जी लेवल, मतलब जब आप हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और हायर एनर्जी ऑर्बिट वाले में चला जाता है जंप करके। क्या होता है अगला स्टेप? अगला ये स्टेप होता है इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल in the excited state, it does not remain stable in the excited state and jumps back to its ground state by emitting radiations, और इन्हीं को बोल सकते हैं आप फोटॉन्स या फिर रेडिएशंस एमिट करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। लिख लिए सब लोग, चलिए आगे लिखिए। मान लीजिए लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the lower orbit, लोअर ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, इसको हम दिखा रहे हैं En1 से, एंड लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, लेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, इसको हम दिखा रहे हैं En2 से। किसकी एनर्जी ज्यादा है? एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आपके ओरिजिनल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इमिट करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी En2 माइनस En1, होगा ना। जब हायर एनर्जी लेवल में था तो उसकी एनर्जी थी En2, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी आपकी En1, तो जब हायर से लोअर में आएगा तो En2 माइनस En1 एनर्जी इमिट करके आएगा, तो आपका रेडिएशन का एनर्जी, जो रेडिएशन इमिट किया उसका एनर्जी कितना हो गया? En2 माइनस En1। लिखिए यहां तक, लिख लिए सब लोग? हो गया। चलो भाई, तो आपने बोला कि सर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो कितना रेडिएशन जो इमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो En2 माइनस En1, जहां En2 क्या है? एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट, En1 क्या है? एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट। अब एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन को क्या हम लिख सकते हैं? hc बाई लैम्बडा लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? En2 माइनस En1। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये आपको समझा देगा बिल्कुल कि क्यों कुछ ही स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के आपको रेडिएशंस देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देखने को मिलता है। पहले समझिए, यहां पर बाद में लिखिएगा। देखो भाई, ये जो आपका En2 और En1 है, ये क्या है? ऑर्बिट्स की एनर्जी है, या आपका लोअर ऑर्बिट का एनर्जी है, या आपका हायर ऑर्बिट का एनर्जी है। क्या ये एनर्जी अपने मन से कुछ भी हो सकते हैं? नहीं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। फर्स्ट की एनर्जी देखो फिक्स्ड है, सेकंड की एनर्जी देखो फिक्स्ड है। तो अगर यही कंटिन्यूअस नहीं है और इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, और ये कंटिन्यूअस में नहीं है, आप देख सकते हो कि ये आपका डिस्क्रीट है। -13.6 के बाद -13.5 नहीं आया, -13.6 के बाद सीधे -3.4 आया। तो अगर यही एनर्जी आपस में फिक्स्ड नहीं, आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या जो लैम्बडा आएगा क्या वो कंटिन्यूअस होगा? जब आपका En2 और En1 कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो इनसे जो लैम्बडा का वैल्यू आपको आएगा, जो रेडिएशंस आएगी, क्या उसका वेवलेंथ कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, वो भी डिस्क्रीट ही होगा। आया समझ में? इसलिए जो आपके रेडिएशंस इमिट होते हैं उनका वेवलेंथ जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, लिखिए इसको। ये लैम्बडा क्या है? लैम्बडा क्या है? ये आपका वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन है, ठीक है ना। और क्योंकि En2 En1 भी आपके डिस्क्रीट है, तो लैम्बडा भी आपका डिस्क्रीट आ रहा है। हो गया, लिख लिए? चलिए जी, चलिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला for the wavelength derivation of formula for the wavelength of
फॉर द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब क्या है कि जो रेडिएशन आपका बाहर निकलेगी उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था hc/λ इज इक्वल टू En2 माइनस En1, यही आपने पढ़ा था। और कल हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, -13.6 इंटू Z²/n², और ये किसमें होता है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। तो अगर आप E का फॉर्मूला आपको पता है तो आपका En1 कितना हो जाएगा, En1 आपका हो जाएगा आपका -13.6 Z²/n1 का स्क्वायर, और En2 कितना हो जाएगा, En2 हो जाएगा -13.6 Z²/n2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर, तो आपका hc/λ क्या हो गया, -13.6 Z²/n2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 Z²/n1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, hc/λ कितना हो जाएगा, -13.6 Z²/n2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z²/n1 स्क्वायर। ठीक है, तो hc/λ इज इक्वल टू 13.6 Z² को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया आपका 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब 1/λ को इधर रखो और hc को इधर जाकर के इसको डिवाइड कर दो, तो 1/λ इज इक्वल टू 13.6 Z²/hc इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये जो है ना आपका 13.6 डिवाइडेड बाई hc, 13.6 डिवाइडेड बाई hc, जब आप इसमें h का वैल्यू पुट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, वी नो h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, और c का जो वैल्यू होता है वो कितना हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो जो आपका 13 जो आपका ये आपका जो फ्रैक्शन है 13.6 डिवाइडेड बाई hc, जब आप इसमें h और c का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है आपका 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। तो आपका यहां से 13.6 डिवाइडेड बाई hc के बदले हम क्या लिख सकते हैं, r, इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो हमने यहां से फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 1/λ इज इक्वल टू rz² इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन का फॉर्मूला। लिखिए, ध्यान रखना है n1 क्या है आपका, n1 है आपका लोअर ऑर्बिट मतलब ऐसा ऑर्बिट जिसका एनर्जी लेवल कम है, और n2 क्या है आपका, n2 है आपका हायर ऑर्बिट। जरूरी नहीं है कि आपका ये n1 ग्राउंड स्टेट ही हो, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आएगा तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में ही आएगा, हो सकता है ग्राउंड स्टेट में ना आए, बट पहले वाले की तुलना में लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। तो यहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि आपका ग्राउंड स्टेट ही होगा। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, वो जो आपने फॉर्मूला भी लिखा है 1/λ इज इक्वल टू rz² इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उसमें जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रॉम्स में आएगा। लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रॉम्स में आएगा, ब्रैकेट में डाल करके लिख लीजिए इन एंगस्ट्रॉम्स। चलिए जी, हेडिंग डालिए, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है सर, स्पेक्ट्रल सीरीज। फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले ड्रॉ किया था। इस पर हम दिखा रहे हैं, यहां पर वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपका यहां पर हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, किस ऑर्बिट की आप एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए आपका n बराबर अगर आपका 1 है तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। अगर आपका n बराबर 2 है, मतलब अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर आपका n बराबर 2 है, n बराबर अगर आपका 2 है तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, E2, ये आपका था E1, E2 कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप n बराबर 3 की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट की अगर आप बात कर रहे हैं n बराबर 3 की, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, E3 हो जाएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं,
अगर आप फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4 की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका एनर्जी कितना होता था E4 होता था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं n बराबर 5 की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका एनर्जी होता था E5 होता था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप सिक्स्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इसका भी कुछ एनर्जी होगा, सेवेंथ ऑर्बिट की बात करेंगे तो इसका भी कुछ एनर्जी होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे ये आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एक दूसरे में ब्लेंड करते जाएंगे। बहुत ये जो आपका स्पेस है सबके बीच में, ये स्पेस बहुत कम होते चला जाएगा, और फाइनली जब आपका n इंफिनिटी हो जाएगा, मान लीजिए आप इंफिनिटी तक पहुंच गए, आते आते इंफिनिटी तक अगर आप पहुंच गए तो इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, एनर्जी फाइनल आपका कितना हो जाएगा, अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी बहुत दूर चले जाएंगे तो यहां पर एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। मतलब अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर जा चुका है। ठीक, चलो भाई अब हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आपने बोला था कि सर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, आपने बोला था। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं भी दूसरे ऑर्बिट में है और जंप करके अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, अगर मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट में जंप किया तो आपको ये रेडिएशन मिली, थर्ड से फर्स्ट में जंप किया तो आपको ये रेडिएशन मिली, फोर्थ से फर्स्ट में जंप किया तो आपको ये रेडिएशन मिली, फिफ्थ से फर्स्ट में जंप किया तो ये रेडिएशन मिली। तो इस तरह से इंफिनिटी से लेकर के भी जब आपका यहां तक जंप करेगा तो आपको ये रेडिएशन मिलेगी। ये सारे क्या हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जहां पर जो आपका स्पेक्ट्रम में लाइन होगा ये आपको बताएगा कि ये जो आपका रेडिएशन आपको मिला है इसका वेवलेंथ कितना है, दूरी कितनी, वेवलेंथ कितना है। स्पेक्ट्रल आपको स्पेक्ट्रम क्या बताता है, बताता है वेवलेंथ ऑफ द एमिशंस रेडिएटेड। तो जब आपका सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा तो इसने जो रेडिएशन इमिट करी उसका वेवलेंथ आपको यहां पर मिलेगा। ये क्या है, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन है वो क्या बताएगा कि आपको थर्ड ऑर्बिट से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा है तो जो आपको रेडिएशन मिली है उसका वेवलेंथ कितना है। आ रहा है समझ में। तो ये सारे लाइंस कब मिले, ये सारे लाइंस तब मिले जब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा है। तो इन सारे को हम क्या बोल देते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है, ये आपका डिफिनेशन लिख लीजिए। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड when the electron jumps from higher energy orbit to the first orbit is called what, is called Lyman series। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको तब मिलेंगे जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदेगा तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। लिखिए, हो गया सबका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने बोला कि सर जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी उन लाइंस को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, भाई सेकंड ऑर्बिट में तो जंप करके आ सकता है। अगर मान लो थर्ड ऑर्बिट में है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में बैठा है तो यहां से जंप करके आपका सेकंड में आ गया, फोर्थ से भी सेकंड में आ सकता है, फिफ्थ से भी सेकंड में आ सकता है, सिक्स्थ से भी सेकंड में आ सकता है, ऐसे ऐसे कर करके इंफिनिटी से भी सेकंड में आ सकता है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको तब मिलती हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करके आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बार्मर सीरीज का लाइंस। तो लिखिए डेफिनेशन, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड when the electron jumps from higher energy orbit to the second orbit is called what, is called Balmer series। लिखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका बाल्मर सीरीज।
चलिए जी, तो आपने इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में जंप कराया तो आपको मिला लाइमन सीरीज, आपने इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जंप कराया तो मिला बाल्मर सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है, तो मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ से आ गया थर्ड में, फोर्थ से फिर फिफ्थ से थर्ड में, फिर सिक्स से थर्ड में, फिर सेवन से थर्ड में, फिर एट से थर्ड में, ऐसे ऐसे करते करते आपका इन्फिनिटी से अगर जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो आपको कौन सा सीरीज मिलेगा, लाइमन, बामर, ये हो गया आपका पाश्चन सीरीज, ये हो गया आपका पाश्चन सीरीज। ये क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड when the electron jumps from higher energy orbit to the third orbit is called what, is called Paschen series। लिखिए, चलिए जी इधर आइए, सब लोग ध्यान दीजिए। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में कूदा आपको मिला लाइमन, सेकंड में कूदा आपको मिला बामर, थर्ड में कूदा आपको मिला पाश्चन, फोर्थ में कूदेगा तो आपको क्या मिलेगा, जब आपका फिफ्थ में, मान लीजिए फिफ्थ से फोर्थ में आया इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ से फोर्थ में आया, फिर सिक्स से फोर्थ में आया, फिर आपका सेवन से फोर्थ में आया, फिर आपका एट से फोर्थ में आया, नाइन से फोर्थ में आया, और इसी तरह से आपका इन्फिनिटी से फोर्थ में आया। तो अब जो आपको सीरीज मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, क्या होता है ये, तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड when electron jumps from higher energy orbit to the fourth orbit। लिखिए, चलिए जी आइए इधर, सब लोग लिख लिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर से फिफ्थ ऑर्बिट में कूदा, मान लीजिए सिक्स से आपका फिफ्थ में कूदा, सेवन से फिफ्थ में कूदा, एट से फिफ्थ में कूदा, नाइन से फिफ्थ में कूदा, इन्फिनिटी से फिफ्थ में कूदा, तो अब जो आपको सीरीज मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिफंड सीरीज। ठीक है, डिफिनीशन इसका वही होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर से सिक्स्थ ऑर्बिट में कूदा, अगर सिक्स्थ ऑर्बिट में कूदा, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन सेवेंथ है, सेवन से कहां कूदेगा, सिक्स में कूदेगा, तो सेवन से आपका इलेक्ट्रॉन सिक्स में कूदा, फिर एट से सिक्स में कूदा, फिर नाइन से सिक्स में कूदा, इसी तरह से इन्फिनिटी से जब सिक्स में कूदेगा, तो अब जो आपको सीरीज मिलेगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्फ्रेज सीरीज। ठीक है, कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर से सिक्स एनर्जी ऑर्बिट में कूदेगा तब। तो ये थी आपकी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, जिनका डिफिनीशन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, इन लाइंस के लिए, इन सीरीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपका लाइमन सीरीज, तो इस सीरीज में जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी उसका क्या वैल्यू होगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी उसका क्या वैल्यू होगा, हम लोग निकालेंगे, और यही काम अलग अलग सीरीज के लिए हम लोग करेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ाया गया उसमें कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो चलिए आपका लेक्चर समाप्त, और कल मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए।